है वो एक यूकैरियोटिक सेल होता है और एक प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली क्या है, जब आप अंदर जाके पढ़ोगे तो आपको एक वर्ड पता चलेगा, एक सेल ऑर्गेनेल पता चलेगा जिसका नाम होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो होता क्या है, न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसके आसपास की क्या होती है, लेयरिंग्स होती है, ठीक है ना। आसपास की क्या होती है, लेयरिंग्स होती है। उन लेयरिंग्स को बायोलॉजी के टर्म में बोलते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन। तो भैया प्रोकैरियोटिक सेल्स के रिगार्डिंग यदि हम बात करें तो भैया इन किससे होती है, इनकी पहचान इससे होती है कि भैया इनके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके बाद आपका प्लास्टिड्स होता है, वैक्यूल्स होता है। ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है जिनके बारे में हमको पढ़ना है अभी, इनके आसपास भैया मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो मतलब क्या कि ये भैया इनके अंदर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, नहीं होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान कि भैया कौन सा सेल यूकैरियोटिक है, कौन सा सेल प्रोकैरियोटिक है, इसके अंदर सबसे मेन पहचान यही है कि भैया प्रोकैरियोटिक के अंदर जो आपके मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे कि बात करें, जैसे कि सपोज समझो नारियल है, नारियल अंदर से सफेद रहता है, उसके ऊपर ब्लैक जो आप उसको निकालते हो तो ब्लैक कलर की सराउंडिंग होती है, उसके ऊपर से फिर एक सराउंडिंग होती है, तो उसके क्या होते हैं, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। वो मेम्ब्रेन भी यदि समझ में ना आए तो अंडा देखना, एग जो होता है, एग को जब आप बॉईल करते हो तो बॉईल करके जब पहला छिलका निकालते हो तो वो एक मेम्ब्रेन हुआ, फिर एक पतली पतली व्हाइट आती है, वो दूसरा मेम्ब्रेन हुआ। तो भैया ये मेम्ब्रेन जो होता है बेसिकली क्या है, एक तरीके से आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। इसलिए जो एग जो है बेसिकली आपका सेल किसके अंदर आ जाता है, मल्टीसेलुलर के अंदर आ जाता है। उसी के डिफरेंट अपोज जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भैया जो मेम्ब्रेन्स होते हैं पाए नहीं जाते हैं। तो इसी के कारण बेसिकली क्या होता है, इनके अंदर मेम्ब्रेन्स होते नहीं है, तो इनके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं एक तरीके से क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो यहां से एक और चीज, क्या एक और चीज, मैंने आपको एक सॉल्यूशन पढ़ाया था, वो पढ़ाया था मैंने आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के सॉरी हाइपरटोनिक नहीं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपका जो सेल होता है वो एक तरीके से क्या करता है, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। हाइपरटोनिक में बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था कि भैया एक आपका बेसिकली क्या डाइल्यूशन है, एक बेसिकली क्या सॉल्यूशन है जिसके अंदर का लेवल ऑफ वाटर अमाउंट क्या है, ज्यादा है। लेवल ऑफ वाटर अमाउंट क्या बेसिकली ज्यादा है, तो बेसिकली क्या है वो एक तरीके से जैसे ही सेल के अंदर पानी जाएगा तो बेसिकली सेल एक तरीके से क्या करेगा, उस पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करते जाएगा। वो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर पानी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे पानी की क्वांटिटी कम होगी तो वो जो सॉल्यूशन होगा बेसिकली क्या होगा, हाइपर सॉल्यूशन होगा। अब ना क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब सेल के अंदर पानी जाता जाएगा तो वैसी बात है कि एक लिमिटेड अमाउंट में क्या होता है भैया, इनके अंदर एक एक्सेस अमाउंट में क्या जा सकता है, पानी जा सकता है या फिर सॉल्यूशन जा सकता है। और जैसे ही इस एक्सेस अमाउंट से क्या हुआ, ज्यादा हुआ तो ये जो सेल होगा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो उसी के लिए भैया हमेशा याद रखना कि यूकैरियोटिक सेल जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, यदि हम बात करें इनको यदि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर डालें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते, अपने आप को एक तरीके से ना कमिटेबल नहीं रख पाते, तो एक तरीके से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड बात करें तो भैया लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर भी भैया साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इसके अंदर भी भैया साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इसके अंदर भी भैया आपके बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है। ये भी न्यूक्लियस में बताऊंगा, ठीक है, न्यूक्लियस हटाओ तुम तो सीधे सेल ऑर्गेनेल्स अभी याद रखो, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। उसके बाद एक और चीज है कि भैया जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भैया ये इसके अंदर यदि हम बात करें इसके अंदर कौन किस टाइप के सेल्स आते हैं, तो इसके अंदर भैया जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे आते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपके क्या होते हैं, सारे के सारे आते हैं, जिसके अंदर आपका एग्जांपल आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम और उसके बाद बैक्टीरिया, ठीक है। एक और चीज बताता हूँ, सुनो इधर, वायरस जो है वो ना तो यूनिसेलुलर है ना मल्टीसेलुलर है, ना वो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। बाय बिकॉज देखो वायरस जो होता है यदि हम बात करें जब तक उसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पता तब तक वो एक तरीके से क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग रहता है। जैसे वो किसी ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होता है, अटैच होता है, तो बेसिकली क्या करता है उस तरीके से अपना फ्यूजन करते 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 क्या करता है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है।
तो यदि कोई पूछ ले कि वायरस क्या है, लिविंग और लिविंग सेल है या नॉन लिविंग सेल है, तो बोलना भैया बेसिकली वायरस जो है एक तरीके से न लिविंग सेल है नॉन लिविंग सेल है। क्यों? क्योंकि भैया वो डिपेंड करता है वो किस सिचुएशन में रहता है। यदि वायरस ऐसे इन्वायरमेंट में जैसे कि जमीन है यहाँ पे पड़ा है, ठीक है ना, मैं नहीं जानता कि भैया यहाँ पे कौन पड़ा है, बिकॉज किसी वायरस को देखने के लिए तुम्हें माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो भैया मुझे नहीं मालूम कि जमीन के ऊपर कौन सा वायरस है, कैसा वायरस है। अब ये वायरस किसी को हार्म पहुंचा रहा है क्या? नहीं पहुंचा रहा। वाई? बिकॉज भैया इसके पास कोई लिविंग एज अ रिसोर्स नहीं है, लिविंग एज अ कोई कैटलिस्ट नहीं है जो इसको क्या करे, एक तरीके से हेल्प करे। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट बेसिकली एक वो चीज होता है जो एक तरीके से क्या करता है, वर्किंग जो आप काम करें उसके अंदर एक तरीके से क्या कर देता है, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है या फिर आपकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। तो उस फैक्टर को कैटलिस्ट बोला जाता है। उसी तरीके से जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर अमीबा, पैरामीशियम आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है। उसी तरीके से आप बात करो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर, तो इसके अंदर मोस्टली आपके सारे के सारे कौन आ जाते हैं? मल्टी सेलुलर आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है। मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो नहीं आते हैं। बट तुम अभी इतने हिसाब से इतना याद रखना कि भैया जो आपके यूकेरियोटिक सेल्स है उसके अंदर मोस्टली क्या आ जाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अब हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो ये भी बेसिकली क्या है, आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो एक कौन सा है? प्लांट सेल, और दूसरा है आपका एनिमल सेल, ठीक है। इतना आप क्लियर है? प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकेरियोटिक डिफरेंस। यदि कोई मेजरली डिफरेंस पूछ ले कि भैया प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकेरियोटिक में क्या होता है, तो सीधे बोलना भैया गेम होता है मेम्ब्रेन का, ठीक है ना। मेम्ब्रेन का गेम होता है। मेम्ब्रेन मतलब क्या? लेयरिंग्स। जो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं खासकर उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं होता। और इसकी बात है, जब मेम्ब्रेन ही नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां से होगा? उसी के साथ साथ जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनके पास क्या होते हैं? मेम्ब्रेन्स होते हैं। एग्जांपल के अंदर पूछ ले तो भैया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? आपका मेम्ब्रेन आता है, इसके अंदर जो भी आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर की तरफ, वो होता है बेसिकली आपका क्या? साइटोप्लाज्म। यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसके अंदर बेसिकली आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होते और उसके साथ अदर मेम्ब्रेन्स नहीं होते। मेम्ब्रेन मतलब क्या? एक लेयरिंग्स नहीं होती है, जो उसके आसपास के मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके आसपास लेयरिंग नहीं होती। नहीं किया गया। उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म रहता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि आप बात करो, जो आपकी एक तरीके से मान लो अंडा है ना, अंडे के अंदर जो कच्चा अंडा रहता है उसके अंदर जो सारा मटेरियल रहता है, पीला वाला, सफेद वाला, ठीक है ना, वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म होता है। उस साइटोप्लाज्म के बाहर की जो एक लेयरिंग होती है वो बेसिकली क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। और उस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब क्या? डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। उन सेल ऑर्गेनेल्स के कारण ही वो सेल क्या होता है? जिंदा रह पाता है या फिर मर जाता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ही बेसिकली क्या होता है? बहुत सारे आपके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के नाम आते हैं, जिसका नाम मैं भी ले रहा था, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ठीक है। समझे मेरी बात? क्लियर है? यूकेरियोटिक सेल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भैया जो यूनिसेलुलर है, यूकेरियोटिक सेल्स में मल्टीसेलुलर है। अब इन्हीं यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर हम बात करते हैं प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि प्लांट सेल कौन सा? जो सेल भैया प्लांट के अंदर है। एनिमल सेल कौन सा? जो ऑब्वियस बात है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। तो क्या एक डिफरेंस है? वो डिफरेंस फटाफट मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली होता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर भैया राइबोसोम्स दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया है एंड बेसिकली सेल वॉल दिया है। अब इसके अंदर बेसिकली जो आपके राइबोसोम्स हैं, इन राइबोसोम्स के आसपास बेसिकली क्या आपके मेम्ब्रेन्स अवेलेबल नहीं होते और ना ही न्यूक्लियस के पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड लिखा है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियोइड बेसिकली क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक तरीके से सिंपल अभी मानना कि एक ब्रेन होता है सेल का, ठीक है ना। एक सेल का ब्रेन होता है जहाँ पे पूरा सेल क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है। तो सेल का जो ब्रेन होता है उसके आसपास क्या होता है? एक तरीके से लेयरिंग होती है, मेम्ब्रेन्स की लेयरिंग होती है। और वो मेम्ब्रेन की जो लेयरिंग है वो क्या होती है? जब अवेलेबल नहीं होती है तो उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। सिंपल सा फंडा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं, उसके सेल ऑर्गेनेल्स के आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं। और वही यूकेरियोटिक्स के अंदर आपके बेसिकली क्या है? सबके पास क्या है? बेसिकली आपके मेम्ब्रेन्स है। क्लियर है ना भैया? बेसिकली एक और चीज मुझे फटाफट, एक वर्ड है होना चाहिए क्या? मैंने ये बोला जब मैं आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा रहा था, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जब कोई सेल है उसको आपने क्या किया? पानी के अंदर डाला, किसी डाइल्यूट सब्सटेंस के अंदर डाला, तो सेल क्या करेगा भैया? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट अपनाएगा। ऑस्मोसिस के थ्रू पानी क्या हुआ? अंदर जाएगा। अब यदि सेल के पास मेम्ब्रेन नहीं हुआ तो पानी अंदर चला जाएगा। इतना अंदर जाएगा कि सेल ब्रस्ट हो जाएगा,
तो यहाँ पे भैया एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था कि भैया यहाँ पे तो है ना, मैंने आपको बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो भैया जब मेम्ब्रेन नहीं है तो ये सेल सस्टेन कैसे कर रही है? क्वेश्चन ये राइट होता है ना, ये सेल सस्टेन कैसे कर रही है? सोचो, अमीबा है, बैक्टीरिया है। अब भैया बैक्टीरिया अमीबा जो है ये तो भैया नेचर के अंदर तो पानी कितना ही है, तो ये मर क्यों नहीं जाती है? सस्टेन क्यों कर रही है? तो सस्टेन इसलिए कर रही है क्योंकि भैया इनके ये जो लेयरिंग है यहाँ पे है ना, दो एक मेम्ब्रेन होता है जो आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बट ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन कंपैरिजन जो बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के तुरंत, तो एक बहुत क्या होता है, एक तरीके से वीक होता है, सेमी परमेबल होता है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में क्या होता है, एक सेल वॉल होता है। ये सेल वॉल क्या है, ठीक है, सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक तरीके से क्या रिजिड, एक तरीके से क्या स्ट्रक्चर है जो सेल को एक तरीके से क्या करता है, उसके स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है कि सेल किस तरीके से डेवलप होगा। एग्जांपल के अंदर बात करें तो आप प्लांट देखते हो, प्लांट जो बेसिकली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ट्रीज देखते हो, ट्रीज बेसिकली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि भैया इनकी जो सेल्स है, इनके जो सेल्स हैं, इनकी सेल्स के आगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे जो लेयरिंग होती है वो होती है सेल वॉल की। और जो ये सेल वॉल है ये डिसाइड करते हैं कि भैया ये जो सेल है ये किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है ना। अब सेल वॉल क्यों आया, क्वेश्चन ये राइज होता है। सेल वॉल कैसे बना, क्यों बना, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। सेल वॉल बेसिकली जो आपका होता है ये प्रोटीन या किससे बनता है, लिपिड से बनता है। सेल वॉल जो है बेसिकली आया क्यों, तो सेल वॉल इसलिए आया क्योंकि देखो भैया, अब इस सेल को मैंने पानी के अंदर डाला, ठीक है ना। हाइपोथेटिकली इसको मैंने पानी के अंदर डाला। जब इसको मैंने पानी के अंदर डाला और यहां से मैं सिर्फ इसकी लेयरिंग को क्या कर देता हूँ, थोड़े टाइम के लिए मिटा देता हूँ। कौन सी वाली, सेल वॉल रखा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके यहां से मैंने ये लेयरिंग क्या कर दी, मिटा दी। इसकी लेयरिंग मिटा दी मैंने, इसकी सेल वॉल की लेयरिंग मिटा दी। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको मैंने पानी के अंदर डुबाया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि भैया उसको क्या करना है, पानी को इधर से उधर पहुंचाना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में पहुंचाना। अब ये पानी इसके अंदर जाएगा, जाते 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 पूरा क्या करेगा, जितना भी स्पेस होगा उसको कवर कर देगा, ठीक है। अब इसको क्या मालूम कि भैया इसमें कितना पानी चाहिए, ये तो एक तरीके से अलाउिंग करता है ना कि भैया पानी जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। तो भैया पानी इसके अंदर एक लिमिट में इतना चला जाएगा कि एक तरीके से क्या हो जाएगा, इस सेल क्या हो जाएगा, ब्रस्ट। जब सेल ही ब्रस्ट हो जाएगा तो भैया वो जीव रह कैसे पाएगा। तो इसी के लिए जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इनके पास में भी, इनके पास क्या होता है, सभी के पास होता है सेल वॉल। आता है कहां गया, सेल वॉल आता है। तो ये सेल वॉल क्या करता है, ये सेल वॉल ये डिसाइड करता है कि भैया पानी कितना अंदर जाना है, कितना नहीं जाना, ठीक है ना। पानी अंदर किसके थ्रू जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। अब एक अमाउंट तक ही तो पानी जाएगा ना, क्योंकि भैया सेल के अंदर बहुत सारे आपके क्या होते हैं, बेसिकली आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इस सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर मैंने आपको बताया न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। अब न्यूक्लियस बोलेगा कि बेटा रुक जा, अब पानी नहीं चाहिए, मेरे ऊपर इतनी बौछार मत कर पानी की। तो सेल वॉल क्या करेगा, पानी को नहीं लेगा। मेरी बात समझे ना। इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स अपने आप को क्या करते हैं भैया, सस्टेन करके रखते हैं, ठीक है। उसके एक साथ और कि भैया जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और मेजर उपयोग काम क्या है, इनका मेजर उपयोग है कि भैया ये सेल्स को क्या करते हैं भैया, एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। एनर्जी के लिए बेसिकली क्या होते हैं, जो इनको रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। कौन से रॉ मटेरियल्स, बाय वाटर, बाय, ये सारे का सारा आता कहां से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आता है। बात मेरी समझे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये तो एक तरीके से क्या मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि भैया मुझे आपसे बात करनी है, तो भैया आपसे बात करने के लिए जो बीच का एक ट्रांसपोर्टेबल एक तरीके से मीडियम है, वो आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली क्या है, सेल वॉल जो है वो एक तरीके से क्या करके रखता है, रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है कि भैया कितना पानी जाना है, कितना नहीं जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं कि मैं टीचर, तुम स्टूडेंट्स हो, हमारे और तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन का एक स्कूल है, ठीक है ना। तो यदि ये कम्युनिकेशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यदि इसको मैं हटा दूं तो भैया ना मेरा सस्टेनेबिलिटी है ना तुम्हारा सस्टेनेबिलिटी है। तो सिमिलरली वे में भी देखें,
तो भैया इस सेल के अंदर जो आपका बेसिकली सेल वॉल है, इसका मेन ही काम ये है कि भैया आपके सेल को स्ट्रक्चर दे देना, और सेल के स्ट्रक्चर के साथ साथ भैया उसके अंदर जो पानी है उसको एक तरीके से, और एयर है उसको एक तरीके से क्या करके रखना, कंट्रोल करके रखना। इतना क्लियर है? इनके पास मेम्ब्रेन नहीं है। वहीं जो आपके मल्टी सेलुलर है उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, प्लस अंदर के अंदर जो भी उनके मटेरियल्स है उनके आसपास भी क्या है, मेम्ब्रेन्स है। अब एक बात बताओ, यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर होगा नहीं तो भैया ये हवा और पानी लेगा कहां से? जो है कि भैया जो इनके सेल ऑर्गेनेल्स है उनके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर आपके मेम्ब्रेन्स नहीं है, और जो आपके यूकैरियोटिक के उनके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन्स है। समझे मेरी बात? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बढ़ते किस पे, मल्टी सेलुलर पे। ठीक है, क्योंकि मल्टी सेलुलर्स के अंदर हमको सबको डिस्कस ही करना है, तो सेम फंक्शनोलॉजी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली कौन से सेल के अंदर आएगा, मल्टी सेलुलर के अंदर आएगा। जब मल्टी सेलुलर के अंदर आएगा तो यहाँ पे बेसिकली हमने दो लेयरिंग बनाई है, मतलब क्या कि एक जो ऊपर वाली लेयरिंग है वो किसी है, सेल वॉल की। अब इनको सेल वॉल की, अरे सेल के अंदर आपके क्या होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे। इन साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड वाला होगा, फ्लूइड वाला वो प्रोटोप्लाज्म होगा। उसके बाद जो ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे करके डिफरेंट, मैंने क्या बनाए, सेल ऑर्गेनेल्स बनाए, सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स ये कौन कौन से हैं, ये मैं अभी तुम्हें क्या बता रहा हूं, नाम बता रहा हूं, तो नाम याद रखना, ठीक है। पहला न्यूक्लियस, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, पांचवा प्लास्टिड्स, छठा माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन सा बचा है, सातवां वेन्क्यूल्स, आठवां जाइगोट। अब ये मैंने क्या लिखे भैया, सेल ऑर्गेनेल्स लिखे जो आपके बेसिकली क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। अब ना कुछ बेसिक फंक्शन बता रहा हूं, उन बेसिक फंक्शंस के बिहार पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि भैया प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं, इंजन ऑफ द सेल होता है, किसी भी सेल को चलाने का दिमाग होता है। तो ऑब्वियसली बात है, यदि दिमाग ही नहीं रहेगा तो भैया फिर क्या होगा, एक तरीके से कोई सेल काम नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियस दोनों सेल में होगा ही होगा, तो इसको भैया दोनों सेल में क्या है, कॉमन है। बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या करता है, आपके सेल के अंदर प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है ना, प्रोटीन्स बनाता है। तो अभी सिर्फ बेसिक, सिर्फ ऊपर से डेफिनेशन बता रहा हूं, अभी इनके बारे में ढंग से पढ़ना है। तो भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो वैसी बात है, मुझे भी प्रोटीन की जरूरत है, प्लांट को भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। प्लांट ऐसा थोड़ी नहीं कि भैया कार्बोहाइड्रेट बना के सब कुछ अपना जीवन यापन कर लेता है, प्रोटीन तो उसको भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो भी क्या होगा, प्लांट से और एनिमल से दोनों में होगा, उसको भी टिक मारो। उसके बाद गोल्गी एपरेटस क्या है, गोल्गी एपरेटस बेसिकली क्या, एक तरीके से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो भैया प्लांट सेल के अंदर भी रिक्वायरमेंट है, एनिमल सेल के अंदर भी रिक्वायरमेंट है, तो ये भी दोनों में होगा। उसके बाद होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब फल जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली बात करें तो ये सेल को एक तरीके से क्या करता है, यदि सेल अपने आप को बेसिकली क्या करता है, सेल के अंदर कोई भी एक ऑर्गेनेल मर जाता है, तो जब सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल मर जाता है तो भैया एक तरीके से वो सेल एक तरीके से क्या होने लगता है, डिकम्पोज होने लग जाता है। बट इस डिकम्पोजिशन के चक्कर में दूसरे सेल को नुकसान न पहुंचाए, तो इसके लिए लाइसोसोम अपने आप को क्या कर लेता है, पूरे के पूरे सेल को ब्लास्ट कर देता है। तो उस पूरे के पूरे सेल को जब ब्लास्ट करता है तो बेसिकली उसको बोला जाता है सुसाइडल ब्रेक्स। तो ऑब्वियसली बात है, प्लांट सेल के अंदर भी कुछ सेल्स मरते होंगे, कुछ ना कुछ एनिमल सेल्स के अंदर भी मरते होंगे, तो ये भी होगा। उसके बाद आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स बेसिकली क्या होते हैं, एक तरीके से पिगमेंट होते हैं जो आपके बेसिकली क्या करते हैं, सेल को कलर देते हैं। तो भैया यहाँ पे हम बात करें जो आपके प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है, वो ग्रीन कलर किसके कारण होता है, हाँ, फिर वो बेसिकली आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट से आता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है बेसिकली क्या है, प्लास्टिड है। तो ये जो प्लास्टिड है बेसिकली आपके सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में। हमारे अंदर तो हमारे हल्क जैसे दिखते तो है नहीं। काम करता है कि भैया आपके पास बहुत अमाउंट में एक तरीके से क्या हो गया, प्रोटीन निकल गया, कार्बोहाइड्रेट निकल गया, तो भैया वैक्यूम क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। अब प्लांट्स क्या है भैया, प्लांट्स को भैया एक जगह खड़े रहते हैं, किसी घर में तो जाते नहीं है खाना खाने, तो भैया उनको भैया क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड होते हैं कि भैया कहाँ चाहिए, क्या चाहिए। पता लगे कि भैया
ऐसे प्लांट जो बेसिकली डेजर्ट एरिया में वहां पे एक टाइम पे बहुत पानी गिर रही है, वहां पे 5 साल से पानी नहीं गिरा, तो भैया उनको तो फूड स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो फूड स्टोर करके वो कहाँ रखेंगे? वैक्यूल्स में रखेंगे, ठीक है ना। तो भैया जो आपके प्लांट्स एनिमल्स होते हैं इनके अंदर वैक्यूल की बड़ी होती है, वही एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी वैक्यूल्स होता है, क्योंकि भैया हम भी कहीं ना कहीं टूर एंड ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं, फिर हमारे बॉडी के अंदर भी भैया हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एनर्जी होता है बेसिकली कहाँ से मिलता है? इन स्टोरेज वाली चीजों से मिलता है, मतलब जहाँ पे स्टोर होता है। तो जो वैक्यूल होता है बेसिकली क्या करता है? स्टोरिंग वाला एरिया होता है, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो आपके एक्सेसिव अमाउंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जो बेसिकली क्या होता है जनरेट रखते हैं, इनको एक तरीके से क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। तो वैक्यूल का बेसिकली काम क्या होता है? स्टोरेज वाला। ठीक है, फिर बात करें तो भैया इसकी साइज जो होती है प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? लार्ज होती है। क्यों लार्ज होती है? लार्ज होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि भैया प्लांट्स जो है बेसिकली आपके डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब पता चले भैया उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो भैया उसको जीने के लिए तो कुछ ना एनर्जी तो चाहिए ना, ठीक है। तुम यहाँ पे 1 मिनट बिना खाए हुए बैठे हो, अभी तो कुछ खा नहीं रहे हो, बट तुम जिंदा हो ना। क्यों जिंदा हो? क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स क्या हो रहे हैं? तुम्हारे बॉडी को मिलते जा रहे हैं। ये मिल कहाँ से रहे हैं? ये सेल्स के अंदर जो बेसिकली डिफरेंट आपके सेल ऑर्गेनाइज है, ये आपको क्या करें? प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन्हीं के कारण जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके कारण आप क्या हो? जिंदा। तो सिमिलरली वे में जो आपके बेसिकली क्या उधर प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल्स के अंदर भैया वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स क्या करके रखते हैं भैया? स्टोर करके रखते हैं कि भैया हाँ ठीक है भैया, बड़े साइज में इनका साइज होता है, क्योंकि भैया ज्यादा अमाउंट में इनको स्टोर करके रखना पड़ता है। अब ज्यादा अमाउंट में स्टोर नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये होगी कि भैया प्लांट जल्दी मर जाएगा। मेरी बात समझे ना। तो इसके लिए वैक्यूल जो होता है इनका साइज जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? ज्यादा होता है। और वही जो राइबोसोम होता है बेसिकली क्या करता है? ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये दोनों के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो भैया यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि भैया प्लांट सेल के अंदर आपके प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं उनकी साइज क्या होती है? लार्ज होती है। और उसके साथ साथ प्लांट सेल के ही अंदर सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? सेल वॉल। अब एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्यों नहीं होते? क्वेश्चन ये, सॉरी, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्यों नहीं होते? क्वेश्चन ये राइज होता है भैया तुम्हारी बॉडी के अंदर सेल वॉल हो गया तो भैया तुम्हारी बॉडी डेवलपमेंट कैसे कर पाएगी? तो जो तुम 1 साल से लेकर 10-10, 12-12 साल आते आते हाइट बढ़ती हो, बढ़ेगी कैसे? ठीक है ना। प्लांट ग्रो करता है क्योंकि भैया देखो प्लांट का जो ग्रो होता है उसका एक मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम एक एज क्राइटेरिया होता है, प्लस उसका एक स्ट्रक्चर जो होता है वो फिक्स होता है। भाई जो तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी क्या होती है? डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या होती है? चेंज होती है। जैसे कि हम बात करें किसी को अभी पतला होना है, किसी को भी मोटा होना है, प्लांट के साथ ऐसा होता है क्या? जो सुखड़ा हुआ है ना। हाँ हाँ, प्लास्टिड जो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट जनरेट करता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जनरेट करता है, जिसके कारण प्लांट की जो लीव्स होती है एक तरीके से क्या होती है? हरी होती है। सिमिलरली वे में जो आपका बेसिकली येलो वाला जो होता है, जब ऑटम आता है तो ऑटम के अंदर जाइरोफिल बेसिकली क्या होता है? प्लास्टिड क्या करता है? जनरेट करता है, जिस कारण जो प्लांट्स के पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं। अभी हमारी बॉडी में तो है नहीं, अभी मत कहना कि सब पीलिया में तो पीले दिखते हैं। रिएक्शंस ऑफ बॉडी है ना, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ बॉडी है। अब गिरगिट के अंदर जो होता है, गिरगिट लंबा टुकड़ा होता है, उसके अंदर क्या प्लास्टिड होगा क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वो अलग है। तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर हमने देखा था जो बेसिकली क्या चीज कि अमीबा के अंदर बेसिकली आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये बुक के अंदर शायद मेंशन होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, याद रखना अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यदि बाई चांस कभी आगे पढ़ोगे, बाई चांस जैसे कि अभी जिसने भी वो साइंस वाला पढ़ा है कि नहीं, नेक्स्ट बता रहा सुन ले। अमीबा जो है बेसिकली एक तरीके से क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक सेल है। अब मैंने आपको बताया था बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बेसिकली फूड लेता है। अब ना सपोज हाइपोथेटिकली इसको ये क्या तरीके से फूड है और ये अमीबा का क्या तरीके से स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, फैला हुआ, ठीक है। अब अमीबा को जब फूड एक तरीके से क्या होता है? लेना होता है, तो एक तरीके से क्या होता है? जो मटेरियल है उसके आसपास क्या करता है? वो अपनी लेयरिंग करना चालू करता है। जैसे कि पहले दूर है, फिर थोड़ा पास आता है, और जब पूरा पास आता है तो अपनी जितनी भी इसकी जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उससे इसको क्या कर देता है? पूरी तरीके से कवर करके फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो प्रोसेस होता है यहाँ से यहाँ तक जाने को, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है ना।
इस प्रोसेस के थ्रू बेसिकली क्या होता है, अमीबा जो होता है वो एक तरीके से क्या करता है, फूड को गेन करता है, ठीक है ना। और जो इसकी मेथोडोलॉजी होती है उसको बेसिकली बोला जाता है स्टुडोपोडिया। तो तुम तो सीधे एक तरीके से इसको याद रखना कि अमीबा जो होता है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक तरीके से इंडोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है ना। तो एक तरीके से एक्स्ट्रा है, याद रखना है तो ठीक है, वरना कोई कंसिडरेबल वाली बात नहीं, ठीक है। अमीबा जो अपना भोजन होता है बेसिकली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बना, बेसिकली उसके अंदर हम बात करेंगे क्या नाम है, डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम्स के अंदर, ठीक है ना। प्रोटोजोआ एक तरीके से, ठीक है ना। जो आपका नेचर है उसके अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई है कि कौन किसके अंदर आएगा, वायरस किसके अंदर आते हैं, एल्गीज किसके अंदर आते हैं, वर्टिब्रेट्स किसके अंदर आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स किसके अंदर आते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ना है। तो प्रोटोजोआ भी बेसिकली एक तरीके से क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या टाइप है।